नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। भाई दो जोड़ी दिख रही है, तगड़ी जोड़ी है भाई ये। इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं आ पाया इस समय, ऐसा बहुत राजनीतिज्ञ कह चुके हैं। खैर दोस्त, हमारी टॉपिक जो है इस पे बात करने वाला हूँ मैं, इंडियन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। दोस्त हमारा टॉपिक चल रहा है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर में दोस्त, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया फर्स्ट चैप्टर दोस्त हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने कांग्रेस पार्टी पूरी अच्छे से समझ लिया है, नहीं देखा आपने तो जरूर इस वीडियो को देख लेना। लेकिन डिस्क्रिप्शन में कांग्रेस पार्टी क्या है, क्यों फेल है इस समय, ये सब कुछ समझाया और क्या इंप्रूवमेंट वो कर सकती है। आज दोस्तों हम टोटली बात करेंगे बीजेपी के बारे में। बीजेपी के बारे में आप सब तो जानते ही हो, ठीक है, लेकिन सिलेबस में है इसलिए थोड़ा सा आज मैं इसको एलिब्रेट करूँगा टॉपिक को, और समझेंगे ये मोदी और अमित शाह की जोड़ी, मोटा भाई की जोड़ी है ना, कब तगड़ी है और इस समय पॉलिटिकल पार्टी के रूप में राजनीति के अंदर एक गढ़ बना चुकी है। चिपक गई है, कुर्सी से निकलने का नाम नहीं लेती। क्या है मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। एक चीज़ पता है, एक चीज़ समझना, जब भी बीजेपी पार्टी एक सोशल मीडिया कैंपेनिंग को समझ चुकी है, सोशल मीडिया को पावर को समझ चुकी है, अब की बार मोदी सरकार, आप सबका साथ है, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, तमाम तरह के नारे दे देकर आपके दिल में जगह बनाकर सीटें लेना चाहती है और लेकर रहेगी है। आप सब भी दोगे सीटें। तो मोदी सरकार दोस्तों कई चीज़ों में फेल भी है, कई चीज़ों में पास भी है, कई चीज़ों के अंदर, मैं अभी के सिचुएशन में बात नहीं कर रहा, कोरोना की बात नहीं कर रहा मैं, हम तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे, क्योंकि हम पहले इस पॉलिटिकल पार्टी को अच्छे से समझेंगे पहले, ठीक है। चलिए, हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की, तो 1951 में, पता है आप सभी को, 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। उसी पॉलिटिकल पार्टी को 1980 में जनसंघ का एक नया अवतार दिया गया, जिसका नाम रखा गया भारतीय जनता पार्टी। इसकी स्थापना दोस्तों 6 अप्रैल 1980 को की गई और 6 मई 1980 को इसने अपने कुछ प्रिंसिपल्स दिए। हम इस आइडियोलॉजी पे चलेंगे, जिसमें दोस्तों राष्ट्रवाद सबसे ऊपर, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म की बात, धर्मनिरपेक्षता की बात रखी। थर्ड पे दोस्त गांधीयन सोशलिज्म की बात करी इन्होंने, हम गांधीवादी समाजवाद पे चलेंगे, एंड हम 370 को हटाएंगे और राम जन्मभूमि पे हम राम मंदिर बनवाएंगे। ऐसे तमाम दोस्तों कुछ आइडियोलॉजी पे चलते हुए, तमाम बातों पे, शर्तों पे चलते हुए इस बीजेपी का राइज हुआ। एंड राम जन्मभूमि का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी ने अपना बनाया था अब तक के राजनीति के अंदर। चलिए दोस्तों, हम पहले बात करते हैं। 6 अप्रैल 1980 को कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग में लगभग 4000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और इस मीटिंग के अंदर ही अटल बिहारी वाजपेयी को क्या हुआ, प्रेसिडेंट चुन लिया गया पॉलिटिकल पार्टी के रूप में बीजेपी के अंदर। एंड महासचिव बनाया गया लाल कृष्ण आडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को, और इसी तरीके से इस पार्टी का गठन हो गया। लेकिन दोस्त 1951 में बनी यह पार्टी, जिसका नाम जनसंघ दिया गया, उसी का दोस्तों ये सेकंड रूप निकल कर आया। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्त जनता पार्टी की जब सरकार बनी 1977 में, तो उस जनसंघ भी जनता पार्टी की सरकार का हिस्सा था। लेकिन दोस्तों बीजेपी यानी कि जो जनसंघ के मेंबर थे, उस पर दोहरी सदस्यता का आरोप लग गया कि वो जनसंघ के भी मेंबर है, प्लस आपको ये बात पता है ना कि बीजेपी की जो डोर है वो आरएसएस के हाथ में होती है, और अब तक सब जानते हैं इस बात को। अभी मैं इसमें कितनी सच्चाई है इस पर भी बात करेंगे हम, टेंशन मतलब आप। तो आरएसएस, जनसंघ, तमाम मुद्दे चलते रहे। इसी को दोस्तों देखते हुए अब 1980 में जाके पॉलिटिकल पार्टी के रूप में क्या हुई, स्थापना हो गई और अटल बिहारी जी इसके अध्यक्ष बने, पहले अध्यक्ष बने। और 1984 में दोस्त इसने अपनी किस्मत को आजमाई और किस्मत को आजमाने में से इसको 2 सीटें मिली हुई बीजेपी पार्टी को। भारतीय इतिहास के अंदर ऐसे पॉलिटिकल पार्टी, सिंगल पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी वोट्स जो सीट्स है वो हमेशा इंक्रीज होते रही है एवरी इलेक्शन के अंदर। दोस्तों राम जन्मभूमि इसका सबसे बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा से। 303 सीटें जीतकर 2014 में एनडीए की सरकार बनी, और इस तरह के दोस्त 2019 में फिर से 352 एनडीए सीटें जीती, 352 सीटें, और अभी भी दोस्त मोदी सरकार बरकरार है। इस तरह के दोस्तों अगर बात करें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, तो कांग्रेस पार्टी का दोस्त अगर हम फर्स्ट जनरल इलेक्शन की बात करें तो ये सिंबल हुआ करता था कांग्रेस पार्टी का, गाय हुआ करते थे, 2 इस तरह के दिख रहे हैं। एंड दोस्त फिर जब इस टाइम इनका ये हुआ करता था, तो जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी, यानी कि दोस्त जो जनसंघ जिसको हम जानते थे 1951 में, जनसंघ का दोस्तों ये चुनाव चिन्ह हुआ करता था। देख सकते हो आप, ये एक दीप सा लग रहा है देखने में, दिया है ना, वो पकड़ने वाला भी है ये। सेकंड दोस्त 1971 से लेकर 1977 के बीच में जो इंदिरा कांग्रेस था, कांग्रेस पार्टी जो इंदिरा गांधी की थी, गाय और बछड़े के रूप में दोस्त सिंबल अपनाया गया था।
उस समय एक किसान और इनके हाथ में दोस्तों एक कुल्हाड़ी के रूप में प्लो करते हुए दोस्तों इनको दिखाया गया था। ये सिंबल था किसका? जनसंघ का। एंड इलेक्शन सिंबल बन गया 1977 में पंजा। और इसी समय 1980 में दोस्तों बीजेपी का ये निशान बन गया, जब से कमल छाप अभी है और कमल का रुतबा आप सभी को दिख ही रहा है। अगर दोस्तों हम इस समय अगर बात करें मेन चीज़, अगर आपको मैं ग्राफ दिखाऊं तो दोस्तों ये ग्राफ जो दिख रहा है आपको, ये ग्राफ कांग्रेस पार्टी का है। ये देखिए पहले स्टार्टिंग में यूं है, गिर रहा है, बढ़ रहा है, फिर तेजी से बढ़ा, अब गिरते गया, थोड़ा सा बढ़ रहा है, गिरते गया, अब तो भाई गिर ही रहा है, लोग गिरते गया। लेकिन दोस्तों बीजेपी को देखो, ये गिरने से ही उठा, थोड़ा सा गिरा, अब वो उठता गया और अभी दोस्तों सरकार है। अगर हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं तो 1952 में दोस्तों जब फर्स्ट इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शन, जिसमें जनसंघ को सिर्फ 3 सीटें मिली थी, वहीं दोस्तों कांग्रेस पार्टी को 364 सीटें मिली थी 489 में से। आज 543 सीटें, उस समय 489, 489 सीटें हुआ करती थी। एंड दोस्तों ऐसे ही 1957 में 4 सीटें मिली कांग्रेस पार्टी को, 371 सीटें मिली। इसमें कोई दोस्तों दो राय नहीं है कि जो संघर्ष का, भारत की आज़ादी के लिए जो संघर्ष हुआ, उसकी एक विरासत के रूप में कांग्रेस पार्टी को एक उपहार मिली, जिसके वजह से पूरे भारत में सेंटर में और स्टेट में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार रही। अगर दोस्तों हम यहाँ से देखें तो कांग्रेस पार्टी तीनों इलेक्शन में दबदबा बना के रख रखी है, लेकिन थर्ड जो जनरल इलेक्शन के बाद जो फोर्थ हुआ 1967 में, जनसंघ को दोस्तों 35 सीटें मिली और कांग्रेस पार्टी को 283। खैर इसने सेंटर में तो सरकार बना ही ली, लेकिन अब काफ़ी सारे रीजनल पार्टी का राइज हो चुका है और बीजेपी का दम घटता, बीजेपी बोल रहा हूँ भाई मैं, कांग्रेस का दम घटता जा रहा है। और दोस्तों इस तरीके से हम देखें तो ये देखिए, अब यहाँ पे बढ़ गया भाई 1971 में 368 सीटों के साथ इंदिरा गांधी वापिस आ गई, गरीबी हटाओ, गरीबी है, याद है ना, गरीबी हटाओ के नारे के द्वारा। फिर दोस्तों 77 के अंदर पता आपको हार गई कांग्रेस पार्टी। एंड 1980 में माफ़ी मांग लिया इंदिरा गांधी ने और फिर से 353 सीटों के साथ वापिस। इंदिरा गांधी के 1984 में दोस्तों मर्डर असैसिनेशन के बाद 404 प्लस गठबंधन दोस्तों 415 सीट जीत के कांग्रेस पार्टी आई। यही दोस्तों लास्ट था, उसके बाद तो कांग्रेस पार्टी का ग्राफ नीचे गिरता चला गया। दोस्तों ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये 2019 के इलेक्शन का है, 52 सीट, 52 सीटें 2019 के अंदर, और 2014 में 44 सीटें। अब दोस्तों हम थोड़ा आ जाते हैं किसके ऊपर? बीजेपी के ऊपर। 1980 में दोस्तों पार्टी बन गई। फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो हुआ वो हुआ 1984 में। कांग्रेस पार्टी को मिला 404 सीटें। अब इस समय तो बहाव थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि इंदिरा गांधी जी की जब मर्डर असैसिनेशन हुआ उस समय दोस्त थोड़ा सारा बहाव जो था वो लोग इमोशनल रूप से कांग्रेस पार्टी को सारी सीटें दे दी, 404 सीटें आई। बीजेपी का दोस्तों ढहना यहाँ पे लाजमी था और बीजेपी को मात्र सिर्फ 2 सीटें मिली। 1989 में दोस्तों बीजेपी को 85 सीटें मिली। 1991 में बीजेपी को 120 सीटें मिली। 1996 में 161 सीटें मिली। अब वो समय आ गया कि बीजेपी को सेंटर में सरकार बनाने का न्योता मिल गया, इन्विटेशन मिल गया। अटल बिहारी वाजपेयी ने दोस्तों, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की शपथ ली और सरकार दोस्तों चली नहीं। 13 दिन के बाद मात्र विश्वास मत खो दिया और सरकार गिर गई। प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ गया पूरे मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद को। लेकिन दोस्तों 1998 में फिर से जब इलेक्शन हुए तो 182 सीटें तो मिल गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी और तमाम पार्टी दोस्तों सेकंड नंबर पे बने हुए थे। लेकिन बीजेपी दोस्तों फिर से, भाई जब भारी गठबंधन से सरकार बनेगी तो कहीं ना कहीं तो लफड़ा हो ही जाएगा, सरकार गिर गई। 1999 में दोस्तों फिर से इलेक्शन हुए 182 के साथ, गठबंधन के साथ अटल बिहारी जी बन गए क्या देश के प्रधानमंत्री और ये चले। लेकिन दोस्त इस बीच ऐसा क्या हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी तो गिरते जा रही है, बेशक दोस्तों सीटें मिल रही है, लेकिन ऐसी पॉलिटिकल पार्टी दोस्त जिसके सीटें वोट शेयर बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा क्यों और किस वजह से? 2 से 85, 85 से 120, 120 से 161, 161 से 182, अब देखो बढ़ते जा रही है। 85, 120, 161, 182, 182, 138, 116, 282 और 303 इस बार के इलेक्शन में, 19 वाले में। ऐसा क्या रीज़न था बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी का कि हमेशा दोस्तों ये बढ़ती ही गई? खैर दोस्त चलिए इस मुद्दे पे हम पहले बात करते हैं कि इसका जो मेन जो विज़न है इसको हम समझेंगे ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा। फर्स्ट दोस्तों इलेक्शन में जब बीजेपी हारी
84 के अंदर मात्र 2 सीटें, तो उसको समझ में आ गया हम करना क्या है। इसने दोस्तों राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाना स्टार्ट कर दिया। भारत के एक एटम बम्स भारत में बने, परमाणु संपन्न देश बनाने की बात करनी स्टार्ट कर दी, करप्शन फ्री कंट्री की बात कर दी, सेक्युलरिज्म की बात करना स्टार्ट कर दी, राम जन्मभूमि की बात कर दी, एंड फॉरेन पॉलिसी अपनी बिल्कुल डिफाइन करी कि हम इस तरीके से फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे ताकि एमएनसी देश में आएगी, एफडीआई आएगी, देश से बेरोजगारी खत्म होगी, रोजगार लाएंगे। तमाम तरह के दोस्तों बातें करने स्टार्ट कर दिया। सुरक्षा नीति, डिफेंस पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, सबको इस तरीके से बताना स्टार्ट किया। लोगों में घर घर समाना स्टार्ट हो गया। अब एक विजन दिखने लग गया लोगों को कि कांग्रेस से भी एक अल्टरनेटिव पार्टी है जो कि बीजेपी पार्टी है। इस तरफ से दोस्तों का बात करें तो इकोनॉमिक क्राइसिस, इसका मतलब जो बीजेपी का जो मेन विजन है, इकोनॉमिक क्राइसिस को खत्म करना चाहती है ये, एंड सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करती है, एंड ये बात करते हैं दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट की और एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विस की बात करती है ताकि इम्प्रूवमेंट होगा तो दोस्तों लोगों को इससे फ़ायदा होगा। क्या होगा? फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? स्टॉपिंग करप्शन की बात करती है, हम करप्शन खत्म करना चाहते हैं। और दोस्त ये इंडियन इकोनॉमी जो है उसको हमेशा इंक्रीज करने की बात करती है। इसकी जो मेन पॉलिसी है इस समय, जो इसका मेन विजन है, एंड पॉवर्टी को खत्म करने की बात करती है, यानी कम करने की बात करती है। एंड इंडिया के अंदर एक मेन जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर बताने की ये बात करती है। ठीक है, इसका दोस्तों मेन ये इनको समझ लाना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, इस दोस्तों मेन फीचर्स है सारे ये। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी में दोस्तों ऐसा क्या है जिसके दोस्तों जो सीटें मतलब कि बढ़ती गई, ऐसा क्या हुआ है ना, इसको दोस्तों समझेंगे हम। हाँ, अब हम बात करें दोस्तों अचीवमेंट क्या है इसकी इस समय, राइट टू एजुकेशन वगैरह तो यही है, इसको दोस्तों लास्ट में हम बात करेंगे। पहले हम जानते हैं इसका थोड़ा ड्रॉबैक्स क्या रहा है बीजेपी पार्टी का। इसने दोस्तों हमेशा हिंदुज़म का प्रमोट करने की कोशिश करी है और हमेशा इसका बात रहा है हिंदुइज्म है, नेशनलिज्म की बात करती है और हिंदुइज्म की बात करती है। दे नॉट गेट द वोट ऑफ मुस्लिम पीपल, बहुत कम मुस्लिम दोस्तों हैं जो बीजेपी को वोट करते हैं, एक सच्चाई रही है ये, है ना। एंड लूजिंग टू, इस समय अगर दोस्तों बात करें हम तो 2009 और 2004 का ये दोस्तों ये 2 इलेक्शन में ये हार गई थी कांग्रेस पार्टी की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार थी। एंड दोस्तों इस समय इसके पास डायनेमिक एक यूथ लीडर है और काफ़ी सारे लीडर हैं, यूथ भी है। और बीजेपी के अंदर देखो एक बात तो सच्चाई है, इससे कोई भाग नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि दोस्तों कि गांधी जैसा ही, जैसे कांग्रेस पार्टी में गांधी नेहरू के परिवार में ही बस वही बनेंगे जो भी बनना है। बीजेपी में दोस्तों इस तरीके से ये नहीं, थोड़ा स्ट्रक्चर डेमोक्रेटिक लगता है, ये थोड़ा बेहतर यहाँ पे है बीजेपी के अंदर। वरना दोस्तों मेरा बीजेपी से, कांग्रेस पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही दोस्तों मेरे कोई अच्छा रिलेशन है। ठीक है, बस मैं यहाँ पे आपको टॉपिक को समझा रहा हूँ, इस वीडियो को पॉलिटिकल से जोड़ कर मत देखना प्लीज़ यार। एंड काफ़ी दोस्तों इसने ट्रेडिशनल को अपने लेकर चली है, जो इंडिया की जो ट्रेडिशन है उसको बात करती है। एंड बात दोस्तों नेशनलिज्म के हिसाब से है ना। एंड इस समय हम बात करें दोस्तों इसने साउथर्न और ईस्टर्न इंडिया के अंदर अपनी जो प्रेजेंस है उसको बनाने की दोस्तों बात करिए। जो नॉर्थ इंडिया है दोस्त, इसमें पूरा दबदबा बीजेपी का बना हुआ है। अब दोस्तों धीरे करके ईस्टर्न इंडिया में भी, असम वगैरह, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सब में भी। साउथ इंडिया में दोस्त अभी थोड़ा संगठन का दबदबा इतना नहीं है, बट कोशिश जारी है बीजेपी के। प्रेजेंट के दोस्तों लिस्ट है यहाँ पे सारे, अटल बिहारी वाजपेयी सबसे पहले हैं, इसके बाद दोस्तों कृष्ण अडवाणी रहे हैं, मुरली मनोहर जोशी रहे हैं ना, लाल कृष्ण अडवाणी, सारे दोस्तों यहाँ पे हैं, है ना। एंड 13 से 14 के इलेक्शन के अंदर राजनाथ सिंह थे, जो कि इस समय आपको पता है रक्षा मंत्री है। एंड दोस्त 14 से जो प्रेसिडेंट बने वो अमित शाह और इस समय जेपी नड्डा है। ठीक है, चलिए तो ये भी आपको समझ में आ चुका है। मेजर कंट्रीब्यूशन ये भी हम देखेंगे पहले भाई। मेन चीज़ आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। हाँ, स्टेट इलेक्शन में भी दोस्तों हम देखें तो गुजरात में, छत्तीसगढ़ के अंदर, यूपी, एमपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, हरियाणा, गोवा, अदर कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे दोस्तों बीजेपी का दबदबा ज़्यादा है। गुजरात की तो बात ही अलग है, बीजेपी चलते रहती है। 2014 के इलेक्शन में दोस्तों पूरा नक्शा ही चेंज कर दिया नरेंद्र मोदी। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा घर घर तक गूंजा। सोशल मीडिया के पावर पे बीजेपी ने बहुत बड़ा कब्जा कर लिया, जिस वजह से दोस्त तमाम सोशल मीडिया पे बहुत तगड़ी कैंपेनिंग चलाई गई। इलेक्शन दोस्तों जो मैनिफेस्टो था इस समय वो मुरली मनोहर जोशी के द्वारा पूरा दोस्तों तैयार किया गया था, है ना। और दोस्तों मैनिफेस्टो के अंदर डिक्रीज प्राइस करने की बात करी थी, हम प्राइस कम करेंगे, यानी महंगाई कम करेंगे, हम स्टॉप करप्शन को ख़त्म करेंगे, एंड ब्लैक मनी हम वापस लेके आएंगे, वही 15-15 लाख रुपए वाली बात जो हम हमेशा कहते रहते हैं। एंड एजुकेशन को इम्प्रूव करेंगे। एजुकेशन में दोस्तों गवर्नमेंट फेल है, पहली बात तो ये मानना है मेरा।
हाँ, करप्शन पे बेशक दोस्त आप बीजेपी के अंदर अभी तक ऐसा कोई बड़ा करप्शन नहीं लगा बीजेपी के किसी लीडर के ऊपर अभी आरोप में, तो है ना। एंड एम्प्लॉयमेंट पे दोस्तों गवर्नमेंट फेल है, जो मेरा मानना है। आपका क्या मानना है आप सब कमेंट बॉक्स में बताना। एंड ई गवर्नेंस पे काम कर रही है गवर्नमेंट कहीं ना कहीं। एंड दोस्तों जो फॉरेन रिलेशंस है इसमें गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कह सकते हो कि पास है। एक ही तो दोस्तों काम किया मोदी जी ने। मनमोहन सिंह जी हमेशा से साइलेंट मोड पे रहते थे और मोदी जी हमेशा फ्लैट मोड पे रहते हैं। अभी तो कोरोना चल रहा बना दोस्तों, ऐसा कुछ ही कंट्री है जहाँ पे ये कुछ बचा हो, वहाँ पे भी घूम कर आ जाते हैं अब तक तो। हाँ, अपने फ़ायदे भी हैं घूमने के और अपने नुकसान भी हैं, क्योंकि सभी दुनिया में कुछ भी चीज़ उठा लो, किसी का भी 100% फ़ायदा गिनवा दो मेरे को तो मान जाऊँ भाई मैं। ऐसा कोई भी 100% फ़ायदा तो होता नहीं है भाई, ठीक है। एंड हाँ, बाकी बात तो नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारे एजुकेशन सेंटर बनाने की बात की गई है उसके अंदर, मैनिफेस्टो के अंदर, ठीक है। एंड मैंने दोस्तों अपना यहाँ पे एक दिया, यहाँ पे एक अपना व्यू, आपको कैसा लगा नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। कि बीजेपी पार्टी दोस्तों वेरी गुड है, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, एक्टिव है और हार्ड वर्किंग दोस्तों पार्टी है। शुरुआत से लेकर अब तक इसने काफ़ी हार्ड वर्क किया अपने पॉलिटिकल पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और दोस्तों कंट्री के लिए इसने काफ़ी जो किया है, जैसे करप्शन के अंदर, जीडीपी के अंदर, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काफ़ी अच्छे काम किए हैं। ऐसी बात नहीं है दोस्त। इस समय बीजेपी पार्टी ने दोस्तों जो इंडिया की वर्ल्ड में जो इमेज बनाई है ये भी दमदार है ना। फॉरेन पॉलिसी में दोस्तों बीजेपी पार्टी पास रही है, नो डाउट दोस्तों इसके अंदर तो, ठीक है। हाँ, एंड जब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे अब नेक्स्ट स्लाइड की हमारी, अब दोस्तों जो स्लाइड आएगी इस स्लाइड में देखते हैं हम अब क्या है भाई बीजेपी का पार्टी मामला। यस, चलिए दोस्तों अब हम पहले पार्टी को समझते हैं। यहाँ पे ये भाई आ जाए इधर, देखो राम जन्मभूमि से खड़ी हुई पार्टी जिसने अपना जन आधार बहुत लोगों में फैलाया। क्या क्या लोगों में फैलाने का काम किया, इस तरीके से पार्टी को बढ़ाने का काम किया ताकि जन जन की पहचान बीजेपी पार्टी बन जाए। एक हिंदू की पार्टी, राष्ट्रवाद की बात करती है। और देखो जब 1998 के अंदर परमाणु टेस्ट करने की दोस्तों बात हुई तो अटल बिहारी जी के जीतने का एक रीज़न बन चुका था ये। और यही सेम चीज़ दोस्तों जब राष्ट्रवाद पे एक हिंदुज़म पे बात हुई तो हिंदुओं का दोस्तों भारी समर्थन मिला। आपको पता लाल कृष्ण आडवाणी की वो रथ यात्रा, एक ऐतिहासिक यात्रा है ना, दोस्तों बाबरी मस्जिद का गिरना। आप देखो आप कुछ कहो या मत कहो यार, इसके अंदर तो हिंदुओं की पार्टी हिंदुओं की बात करती है बीजेपी पार्टी। ऐसा नहीं है कि अब बहुत सारे मुस्लिम हैं जो दोस्तों आप क्रिटिसाइज भी करते हैं, तो इसके भी अपने मेन रीजंस हैं, ठीक है। चलिए, एंड यहाँ पे दोस्तों वोट शेयरिंग है, यहाँ पे क्लियर है। एंड क्यों दोस्तों फेल हुई थी 2004 के अंदर इलेक्शन के अंदर, ये भी यहाँ पे है। देखो कांग्रेस की और बीजेपी की आइडियोलॉजी बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि बीजेपी की जब हम बात करते हैं तो नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म एंड धारा 370 खत्म करने के बाद, जो कि अब खत्म भी कर दिया गया है, राम जन्मभूमि में राम मंदिर बनाने के बाद बनाने की आपको पता है दोस्तों, एंड वो भी अब कंप्लीट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो मकसद चले आ रहे थे वो मकसद बीजेपी ने अपना कर लिया है पूरा। अब दोस्तों इस तरीके से बीजेपी बहुत फैलती जा रही है। दोस्तों 2004 के इलेक्शन के अंदर 8 महीने पहले ही अटल बिहारी वाजपेयी को ये खबर मिल गई कि अगर फिर से इलेक्शन होते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी जीतेंगे। और दोस्त ये भी खबर मिलते के साथ ही 2004 में कार्यकाल टाइम पीरियड पूरा होना था, लेकिन ठीक 8 महीने पहले ही अटल बिहारी वाजपेयी ने सभा भंग कर दी और फिर से री इलेक्शन करवाए गए, जिसके अंदर बीजेपी की हार हो गई। महंगाई तगड़ी बढ़ चुकी थी और दोस्त जिसके वजह से यूपीए जीत गई। 1998 में ही दोस्तों बनी यूपीए, एनडीए। अभी आपके सामने ये वर्ड भी आएंगे, एनडीए और यूपीए क्या है दोस्तों। एनडीए पार्टी 24 पार्टियों की एक एलियंस पार्टी है। जब भी सेंटर में गवर्नमेंट बनती है तो एनडीए की बनती है। एनडीए बीजेपी की ही पॉलिसी को अपनाती है। कहीं ना कहीं दोस्तों 99% तो बीजेपी की सिद्धांतों पर चलती है, तभी दोस्तों वो बीजेपी के साथ है। एनडीए को लीड करता है बीजेपी और 24 पॉलिटिकल पार्टीज में दोस्तों है। अब शिवसेना जैसे पॉलिटिकल पार्टी है ना, जेडीयू हो गया, एलजेपी, बहुत पार्टी तो तमाम सारे पार्टी इसी के अंदर है यार, है ना। एंड सेम यही पार्टी दोस्त जो यूपीए है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस, एंड ये है दोस्तों यूनाइटेड क्या नाम है, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस, है ना, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और संयुक्त प्रगतिशील गठन कांग्रेस वाली।
अब दोस्त सेंटर में जब भी गवर्नमेंट बनती है तो यूपीए और एनडीए दोनों लीड करते हैं। बीजेपी जो है वो इस सब में सुना हुआ एनडीए की सरकार बन गई, तो वो एनडीए यही है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये मेन जो यहाँ पे रीजन दोस्तों रूरल एरिया के अंदर बीजेपी की पकड़ ना हो पाना है ना, इस तरीके से कहीं ना कहीं दोस्तों हार की रीजन बनी है। और यूपीए की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि एक कठपुतली सरकार के अंदर यूपीए सरकार ने मनमोहन सिंह का टोटली मिसयूज किया, ये हम सब जानते हैं। वरना दोस्तों मनमोहन सिंह जी तो एक अच्छे इंसान, एक अच्छे इकोनॉमिस्ट, उनसे तो सब प्रेरणा लेते हैं भाई। 1991 के अंदर हमारी इकोनॉमी पूरी ख़राब है, बिकने के कगार पे आ गए दोस्तों, गिरवी रखनी पड़ेगी हमें, अपने सोने गिरवी रखने पड़ रहे थे भाई। तब जाके हमने एलपीजी का सिस्टम अपनाया, पता है ना, लिबर्टाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तब जाके दोस्तों इकोनॉमी थोड़ा बूम मिला। वो कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर तो मनमोहन सिंह जी थे भाई। तो मनमोहन सिंह जी का वो ठीक बात है कि भाई वो इकोनॉमिक्स काफ़ी बेहतर है वो इस समय, लेकिन दोस्त उनका ठीक इस प्रकार से यूज किया है जिसमें हमारी जो इकोनॉमी थी टोटली गिरते गई। ये दोस्तों आप ग्राफ में यहाँ पे देख सकते हो, हमारी पूरी जीडीपी गिरती गई यहाँ पे, ये आप ग्राफ में देख सकता है। एंड जो सोशल मीडिया पे बीजेपी का हमेशा से एक्टिव होना, और निर्भया कांड हो गया, जैसे दोस्तों तमाम ऐसे कुछ भी कांड होता उसमें दोस्तों बीजेपी का हमेशा से जुड़ा रहना, ये चीज़ दिखाता है कि सोशल रूप से बीजेपी को एक अच्छे खासे कम्युनिटी ने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। और इसी सपोर्ट का दोस्तों उसका फ़ायदा हुआ कब? 2014 के इलेक्शन के अंदर, जिसने गठबंधन की सरकार का खात्मा कर दिया। अब ऐसा कहा जाता है कि दोस्त अब गठबंधन की सरकार का खात्मा हो चुका है और हम कह सकते हैं कि अब एक दलीय सरकार की व्यवस्था आ चुकी है। ये कहना दोस्तों कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये इस पर डिपेंड करता है कि दोस्त सेकंड यानी कि फर्स्ट एनडीए की सरकार और सेकंड एनडीए की सरकार से वोट दोस्तों शेयर भी बढ़ा है, सीटें भी बढ़ी है। इसमें दोस्त दो राय नहीं है कि दोस्त अब देश की जनता क्लियर मेजोरिटी की सरकार चाहती है, ताकि अनस्टेबल सरकार हुई फिर गड़बड़ हो जाएगा। आपको दोस्त पता होना चाहिए कि 1996 में सरकार गई अटल बिहारी वाजपेयी की, फिर 1988 में बनी, ये भी गिर गई। जब दोस्तों 1999 में दोस्तों जब सरकार बनी तो इस सरकार के अंदर बीजेपी को 182 सीटें क्यों मिल पाई? बीजेपी का नारा था स्थिर और योग्य सरकार, स्थिर और योग्य प्रधानमंत्री। इस नारे से बीजेपी ने बाईपास कर लिया। अटल बिहारी दोस्तों वाकई में बताऊं तो एक कदावर नेता और दम रखते हैं नेता। ऐसा दोस्त विपक्ष में भी कोई इंसान नहीं जो उनसे मतलब कोई दुश्मनी रखे या उनसे कोई जेलस हो उनको, ऐसा नहीं। आप देख लो ना भाई, जब इंदिरा गांधी को भाई जब रिप्रेजेंट करना था यूएन में, अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा गया, क्यों है? अपोजिशन को भी लगता था कि नहीं दम है भाई बंदे में। तो अटल बिहारी दोस्तों मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगर हम दोस्तों एक वाकई में अगर हम बोलने पे अगर हम जाए तो ऐसा दोस्तों, ऐसे तो अगर आपका क्या कहना है कि अब तक बेस्ट कौन है? क्योंकि दोस्तों 1998 में परमाणु परीक्षण करके अमेरिका को चौंका देने वाला जो इन्होंने टेस्ट किया, जिनमें दोस्तों जो बड़ा सपोर्ट मिला, एपीजे अब्दुल कलाम को सैल्यूट है यार। ऐसे बंदे भारत के अंदर पता नहीं, भगवान अच्छे अच्छे इंसान को बहुत जल्दी उठा लेते हैं यार, ऐसा लगता है कभी तो। चलिए, एंड न्यू बीजेपी दोस्त अगर आपको मैं दिखाऊं तो 2012 के अंदर ये बीजेपी है जहाँ पे क्लियर मेजोरिटी और कहीं कहीं एलियंस के द्वारा सरकार बन रही है। 13 में दोस्तों ये आ गई और 14 के अंदर दोस्तों बीजेपी की धड़ल्ले से अपनी सरकार बननी स्टार्ट हो गई। धड़ल्ले से कांग्रेस से जनता ऊब चुकी थी, जनता बदलाव चाहती थी, कोई स्ट्रॉन्ग लीडर चाहती थी। अब तक गांधी 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 देखकर जनता खत्म, बस अब नहीं, अब कोई एक अल्टरनेटिव मिलना चाहिए हमें जो देश के लिए कुछ भयंकर और बड़ा कर सके। इसलिए दोस्तों ये ग्राफ आप देख सकते हो कि पहले कहाँ कांग्रेस पर सरकार थी और दोस्तों अब तो आपको पता है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया और पंजाब हो गया, बस। बाकी दोस्तों इस समय कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है, जो कि मैंने कांग्रेस पार्टी के बारे में अपनी लास्ट वीडियो में समझाया था आप सभी को, है ना। चलिए दोस्तों, तो जनरल इलेक्शन की बात करते हैं 2014 के अंदर। देखो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी की जब हम बात करते हैं तो बीजेपी का एक क्लियर विजन है। ऐसा नहीं है कि हर मैनिफेस्टो में ये मुद्दे चेंज करती है, नहीं दोस्त, मुद्दे बस इसके वही रहते हैं। अब देखो ना, ये जो मुद्दा रहा है एनआरसी का मुद्दा, ये सब आया, ये सब मुद्दे अचानक लेके आया गया, ये मुद्दे दोस्तों स्टार्टिंग चलता आ रहा है, लेकिन ठीक है। तो मुद्दा बीजेपी के सामने भी स्टार्टिंग से आया है और कई मुद्दे दोस्तों ये विजन क्लियर रहते हैं इसके, जैसे 370 हो गया, एंड जम्मू कश्मीर में अशांति खत्म करना, आतंकवाद का मुद्दा हो गया, नेशनलिज्म राष्ट्रवाद का मुद्दा हो गया, राम जन्मभूमि का मुद्दा, ये सब तो फिक्स मुद्दे हैं इसके। ये सिर्फ बीजेपी के टैग लगा हुआ है, ये बीजेपी का मुद्दा है। अब ऐसे दोस्तों पिछड़े जातियों का आरक्षण देने का मुद्दा करते रहती थी हमेशा,
एंड महिलाओं को अनुसूचित जाति, आपको पता है कि दोस्तों महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में 2014 इलेक्शन में शामिल किया था, लेकिन आज तक दोस्तों यह मुद्दा लोकसभा से हो जाता है, राज्यसभा से पास नहीं हो पाता। क्यों है, काहे नहीं पास हो पाता भाई, है नियत में ना कोई खोट है भाई। तो यहाँ पे ये देखिए भाई, चलिए ठीक है। तो महिलाओं को इस समय स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में मिलना चाहिए रिप्रेजेंटेशन, हमारे सभी जो भी जनप्रतिनिधियों का सभाएं हैं, लोकसभा विधानसभा सब जगह दोस्तों मिलना चाहिए, ऐसी बात नहीं है ना, तभी तो महिलाएं स्ट्रॉन्ग होंगी भाई। खैर दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, सब यहाँ पे सब समझा दिया इस मैप के अंदर। ये दोस्तों ये देखिए आप यूपी का क्या हाल है यहाँ पे, थर्ड फ्रंट वाले। और दोस्तों यहाँ पे अब तो देखो सीपीआई का तो सुपड़ा साफ हो गया, वो तो कांग्रेस पार्टी ने एलायंस कर रखा है, लेकिन बस वाम दल दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर, केरल के अंदर तो गढ़ माना जाता था इनका, अब तो धीरे धीरे सुपड़ा साफ होता जा रहा है इनका, ठीक है। ये दोस्तों आप ग्राफ में दिखाया गया है। एंड चलिए दोस्तों, तो हाँ बीजेपी क्यों ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट ऑल्सो, देखो अगर हम बात करते हैं ना जब बीजेपी की हम, तो राइट विंग पार्टी है, हमेशा आरोप भी लगाए जाते हैं। बेसिकली अगर पॉलिटिकल पार्टी के रूप में बात ही करें हम, तो ये व्यापारियों की पार्टी है ना, उद्यमी की, जो इंडस्ट्रियल है, इन सब की पार्टी के रूप में कहा जाता है। ऐसे भी दोस्तों बीजेपी पार्टी चाहती है पूरे भारत के अंदर इंडस्ट्री लगाना, छोटे छोटे मीडियम जो एमएससी है उनको दोस्तों सपोर्ट करना, है ना, सूक्ष्म उद्योग को सपोर्ट करना, इन सब की दोस्तों हमेशा से बात करते रही है। इंडस्ट्री लगाने की बात करना, व्यापारियों की पार्टी दोस्तों, काफ़ी सारे आरोप बेशक लगाए जाते हैं, और इस तरीके से बीजेपी पार्टी की इमेज बनी हुई है यहाँ पे कि ये अंबानी अंडानी चलाते हैं इस पार्टी को, तो आरएसएस चलाती है इस पार्टी को, तो है ना। हाँ मतलब ऐसी बात नहीं है यार कि आरएसएस का कुछ रोल नहीं है, बहुत मेजर रोल बीजेपी के अंदर आरएसएस का है, नो डाउट। सुन दोस्तों, तो विजन, कार्य वार्य ये सब दोस्तों तो हम पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में पढ़ते ही हैं। ये दोस्तों ये सब जो नोट्स यहाँ दिखाने का पर्पस सिर्फ यही था, ताकि आप पॉलिटिकल पार्टी को एज आ लिखने के एग्जाम में लिखने के पर्सपेक्टिव से समझ सको। बाकी आइडियोलॉजी वगैरह क्या होती है दोस्तों, इस समय मैंने आपको बता दिया। बीजेपी के बारे में दोस्तों जो नोट्स है वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप देख लेना एक बार। एंड इस समय जो और भी बीजेपी के बारे में कहा जाता है, चलिए थोड़ा उसके ऊपर बात करते हैं। ऐसे नहीं कहा जाता, बीजेपी पार्टी से भी हिंदू की है, बीजेपी पार्टी हिंदू मुस्लिम लड़ाई करवाने का काम करती है। बीजेपी पार्टी बेरोजगारी पे दोस्तों ख़त्म करने बिल्कुल फेल है। जब से बीजेपी पार्टी आई है दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब का तो खात्मा ही है, प्राइवेट सेक्टर बढ़ावा देती है, आपको पता ही है, इसलिए प्राइवेटाइजेशन से गवर्नमेंट सेक्टर ख़त्म है। बीजेपी पार्टी एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो है ना, ये रिजर्वेशन ये डायरेक्ट बोल के ख़त्म नहीं करेंगे, ये गवर्नमेंट जो भी ख़त्म कर देंगे। लो भाई रिजर्वेशन का कहाँ से लोगे फ़ायदा, लो फ़ायदा और ले लो, ये इनका पूरा मुद्दा बन चुका है। अब गवर्नमेंट जॉब खत्म हो जा रहा है, सबको प्राइवेट हो जा रहा है। अब बच्चे देखो, बीजेपी का मकसद है कि जो भी देश के डिफेंस के लिए है वो सिर्फ सरकार के हाथ में रहेगा, बाकी सब कुछ हम प्राइवेट कर देंगे, ये ध्यान रखना। तो धीरे धीरे दोस्तों बीजेपी सब प्राइवेट कर देगी। गवर्नमेंट के अंदर सिर्फ एक चीज़ है कि किसी भी तरह के दोस्तों इंडिया की इमेज को इंटरनेशनल लेवल पे मिलाना है हमें। अगर दोस्तों आज ही बात करें तो हमारे देश के अंदर वैसे वैक्सीन कम हो, न लग रही है वैक्सीन, लेकिन एक चीज़ करना है क्या, 93 देशों में दोस्त बीजेपी ने इस समय पूरे देशों की हेल्प कर रखी है वैक्सीनेशन भेज कर, ठीक है। खैर दोस्त, नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दे पे यार देश की कहीं ना कहीं कुछ खासियत भी होती है, कुछ में कुछ कमी भी होती है। इस समय सरकार में है बीजेपी दोस्त, यहाँ पे हम बात करें तो मेजर पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इंडिया को लीड कर रही है। इतने बड़े लोकतांत्रिक देश, इतने पुराने लोकतांत्रिक देश के दोस्त इस समय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, है ना, अमित शाह दोस्तों गृह मंत्री हैं, और इस तरीके से भारत को एक मजबूती के साथ आगे बढ़ाने पर लगे पड़े हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना है हमें कि नेक्स्ट जब इलेक्शन होंगे 2024 के अंदर, जिसमें दोस्तों योगी को प्रधानमंत्री बनाने की बात थोड़ी चल रही है, आसपास सूत्रों के हवाले से खबर आती है। खैर दोस्तों, आपका क्या कहना है बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में, कुछ इसके डिसएडवांटेज गिनवाओ भाई। एंड 2024 में भारत का प्रधानमंत्री कौन हो, आप किसको एक एज अ प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखते हो, कमेंट बॉक्स में बताना। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी दोस्तों ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें मैंने बताया कि थोड़े बहुत ये भी चलते हैं। खैर जैसा पॉलिटिकल पार्टियों का मुद्दा है यार, ये सब तो आप समझते ही हो। मैं दोस्तों जैसे ही बोलते नहीं, पॉलिटिकल पार्टी या बीजेपी की एक राइट विंग पार्टी है ना, कैपिटलिज्म को फॉलो करती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को फॉलो करती है, ये सब प्राइवेटाइजेशन को फॉलो करती है, ये सब दोस्तों इस पर चलता रहा है। लेकिन बीजेपी पार्टी ने अपनी जो है ना फंडामेंटल जो इसका ढांचा स्ट्रक्चर है, इसको मजबूत करने पर हमेशा इसने जोर दिया है।
जो ज़रूरत है इस समय कांग्रेस पार्टी को देना, क्योंकि तो देश के अंदर जितनी भयंकर सरकार, जितनी स्टेबल सरकार हो, उतनी ही इम्पोर्टेंस अपोजिशन को भी मिलता है, क्योंकि अपोजिशन ही सरकार के अंदर क्रिटिसिज्म कर सकती है और दोस्तों एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अपोजिशन पार्टी। तो देश में दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन भी होना चाहिए, जो कि दोस्तों कांग्रेस को इस समय अपने स्ट्रक्चर में चेंज और कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, ताकि सेंटर के अंदर एक दमदार सीटें लाकर वो अपोजिशन में बैठ सके या सेंटर में गवर्नमेंट ही बना सके भाई, है ना। तो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, चलता रहता है मुद्दा। हमारी दोस्तों वीडियो यहीं पे खत्म होती है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। दोस्तों ये हमारी फैमिली है और ये फैमिली बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सभी पार्टियों के लिए है। आप सब्सक्राइब करो भाई, ऐसी पढ़ाई होती है। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।